हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया हो, अच्छे हो। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें तो मतलब अगर हम जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर जेई एडवांस में, तो जेई मेंस में तो देखो सभी चैप्टर से कुछ ना कुछ आता ही है कंटेंट, लेकिन जेई एडवांस में भी इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। तो दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्या क्या अभी कवर करेंगे इस लेक्चर में जो हो पाएगा, है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे करंट, इलेक्ट्रिक करंट की। उसके बाद में करंट डेंसिटी की बात करेंगे, क्या करंट डेंसिटी होती है। फिर हम बात करेंगे ओम्स लॉ। ठीक है। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर। उसके बाद में ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड देन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ, अगर हम इसको जो ओम्स लॉ है इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ और वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है। और इसमें कुछ टर्म्स जैसे रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है। तो आइए इसमें एक एक करके इस टॉपिक्स को हम कवर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, देखिए मान लो कोई कंडक्टर है हमारे पास। ठीक है। कोई हमारे पास कंडक्टर है। लेट सपोज ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, मान लो ए क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ से कोई चार्ज फ्लो कर रहा है। लेट सपोज डेल क्यू चार्ज यहाँ से डेल टी, या फिर हम बात करें टी टाइम से लेकर टी प्लस डेल टी टाइम में ये जो चार्ज फ्लो किया है वो टी प्लस डेल टी चार्ज में फ्लो किया है। तो डेल क्यू चार्ज फ्लो किया है तो हम इसको बोलते हैं करंट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एवरेज करंट। ठीक है। डेल क्यू बाई डेल टी। ठीक है। अगर इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें, डेफिनेशन क्या होगी करंट की, तो हम कहेंगे टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज का टाइम रेट जो है उसी को हम बोलते हैं करंट। ठीक है। या फिर हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट, या जनरली इसको हम करंट भी बोल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हम इंस्टंटेनियस करंट की बात करना चाहें, इंस्टंटेनियस करंट क्या होगा, तो हम कहेंगे कि जो टाइम है वो हमारे पास बहुत स्मॉल हो जाएगा। बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए अगर चार्ज फ्लो हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं इंस्टंटेनियस करंट। ठीक है। तो इसको अगर हम लिखना चाहें यहाँ पर, इसको टी प्लस डी टी टाइम हो सकता है। ठीक है। या हम कहें कि लिमिट डेल टी टेंडिंग टू जीरो, मतलब डेल टी जो है वेरी स्मॉल है। ठीक है। डेल क्यू बाई डेल टी, और ये हो जाता है डी क्यू बाई डी टी। ठीक है। डिफरेंशियल फॉर्म आ जाती है। ठीक है। तो ये होता है इंस्टंटेनियस करंट, मतलब किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हम करंट की बात करना चाह रहे हैं तो ये हो गया इंस्टंटेनियस करंट। ठीक है। चलिए और हम बात करें करंट के बारे में, तो करंट की यूनिट क्या होती है। करंट की यूनिट होती है एम्पियर। जनरली एम्पियर लिखते हैं, और अगर इसके फॉर्म में लिखें तो चार्ज है और टाइम है तो हम क्या कह सकते हैं, कूलम पर सेकेंड। ठीक है। कूलम पर सेकेंड। ठीक है, ये कह सकते हैं। अगर डायमेंशन की बात करें तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, इसकी डायमेंशन हो जाएगी ए, क्योंकि ये खुद ही फंडामेंटल क्वांटिटी है तो इसकी डायमेंशन ए लिख सकते हैं, या कुछ बुक्स में ये आई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। चलिए इसके बाद में बात करते हैं हम वेक्टर है या स्केलर है करंट। तो करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी है करंट। ठीक है। स्केलर क्वांटिटी कैसे है, आप कहोगे सर करंट में तो डायरेक्शन भी होती है फिर भी स्केलर क्यों है, वेक्टर क्यों नहीं है।
इसको एक एग्जांपल से समझें। अगर हम मान लो यहाँ से करंट आ रही है इस वायर से, एक वायर ऐसे है, एक वायर ऐसे है और एक ऐसे है, इससे करंट आ रही है I1 इक्वल्स टू 2 एम्पियर, ठीक है। यहाँ से करंट आ रही है I2 इक्वल्स टू 1 एम्पियर, ठीक है। लेट सपोज एंगल बिटवीन वायर्स इज थीटा। तो सिंपली अगर हम बात करें तो यहाँ से कितनी करंट फ्लो होगी, तो हम कहेंगे 2 एम्पियर यहाँ से आ रही है, 1 एम्पियर यहाँ से आ रही है, तो इधर कितनी चली जाएगी, 3 एम्पियर चली जाएगी। मतलब हमने क्या किया है, जो यहाँ पर I3 करंट अगर इसमें हम बोलें तो I3 को क्या किया है, I1 प्लस I2, यही किया है हमने, I1 प्लस I2 डायरेक्ट। और अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखते तो क्या करते, हम कहते कि I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2I1 I2 कोस थीटा। बट ये वेक्टर है नहीं तो ये सब नहीं लगा रहे, हम डायरेक्ट इसको ऐड करते हैं, ठीक है। तो करंट की बात करें तो करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, ओके। उसके बाद हम बात करें डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है बच्चा, कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। तो हम कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन जो है वो करंट की डायरेक्शन है। मान लो पॉजिटिव चार्ज इधर राइट साइड में फ्लो कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अपने को पता है कि पॉजिटिव चार्ज तो कभी फ्लो करता नहीं है, ठीक है, कंडक्टर में तो नहीं करता है, बाकी ऐसा नहीं है कि हर जगह नहीं करेगा। कभी ऐसी भी कंडीशन आ सकती है कि कोई सॉल्यूशन है उसमें पॉजिटिव आयंस फ्लो कर रहे हैं, तो वो भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं है। लेकिन जनरली अगर हम कंडक्टर में देखें तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है। तो हम कहें कि नेगेटिव चार्ज अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो हम ऐसा मानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन की बात की हमने, ठीक है। तो ये बेसिक है जो करंट के बारे में इंफॉर्मेशन है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं करंट डेंसिटी की। करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट डेंसिटी होती है यूनिट एरिया से पास होने वाली करंट। जो यूनिट एरिया से करंट पास हो रही है उसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी, ठीक है, करंट डेंसिटी। मान लो हमारे पास में कोई कंडक्टर है, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है इसको हमने बोल दिया A, और करंट इसमें से जो फ्लो हो रही है उसको हमने बोल दिया I करंट फ्लो हो रही है। तो हम कहेंगे कि जो करंट डेंसिटी जिसको हम J से रिप्रेजेंट करते हैं, करंट डेंसिटी होती है करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो यूनिट एरिया में जो करंट फ्लो हो रही है उसको हम करंट डेंसिटी बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अच्छी बात ये है कि भाई ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो हम कहेंगे कि सर करंट तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी कैसे है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या है, तो इसकी डायरेक्शन के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं एन कैप, ठीक है। और एन कैप क्या है, यहाँ पर एन कैप है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर है, मतलब करंट डेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो एक्चुअल में करंट की डायरेक्शन ही है, ठीक है। तो हम ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं, ओके। उसके बाद में हम बात करें इसकी यूनिट की, तो इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट है करंट अपॉन एरिया है। तो करंट की यूनिट होती है ए, और एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, तो ये ऊपर आ जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। और डायमेंशन जो हो जाएगी इसकी वो क्या हो जाएगी, L-2, ठीक है। MLT के फॉर्म में लिखें तो M0 L-2 T0 A1 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये डायमेंशन हो गई, डायरेक्शन की बात कर ली करंट की डायरेक्शन में, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, ओके। चलिए
मान लो हमारे पास में कोई क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसा है, ठीक है, और इसमें करंट फ्लो हो रही है ऐसे, ठीक है। तो करंट इधर फ्लो हो रही है तो सिंपल बात है कि करंट डेंसिटी भी इसी डायरेक्शन में होगी। और अगर हम बात करें एरिया वेक्टर की, तो एरिया वेक्टर जो होता है वो एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। लेट सपोज करंट और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल जो है वो है थीटा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम करंट निकालना चाहें तो करंट क्या आ जाएगी, करंट आ जाएगी सर यहाँ से आई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ से जो फॉर्मूला है अगर हम यहाँ से देखें तो J इंटू ए। बट एरिया का कौन सा कंपोनेंट, देखो एरिया का एक तो कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, और एक आएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। एक तो कोस कंपोनेंट आएगा और इधर साइन कंपोनेंट आएगा जो इसके एरिया के पैरेलल होगा, ठीक है। तो हमें तो क्या चाहिए, वो वाला कंपोनेंट चाहिए जो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये हो जाएगा जे ए कॉस थीटा, या फिर इसको हम वेक्टर में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं सिंपली जे डॉट ए, ठीक है। बहुत काम आता है ये फॉर्मूला भी, जे डॉट ए करंट निकालने के लिए, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाए कि जो हमारे पास जो करंट डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। जब करंट डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म है तो सिंपल सी बात है, हम कहेंगे कि एक क्रॉस सेक्शन एरिया है जहाँ से करंट फ्लो हो रही होगी और डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, तो सिंपल सी बात है नॉन यूनिफॉर्म चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो हम एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, ठीक है, और छोटे से एलिमेंट के लिए हम क्या निकालेंगे, स्मॉल करंट निकालेंगे DI, और DI क्या आ जाएगा, J वेक्टर डॉट DA वेक्टर स्मॉल एरिया के लिए। और कंप्लीट निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन J डॉट DA, ठीक है। ये हम प्रोसेस यूज़ करेंगे अगर हमारे पास करंट डेंसिटी क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। अगर करंट डेंसिटी वेरिएबल है तो उसके लिए हम ऐसा कुछ करने वाले हैं। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इससे रिलेटेड। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए मान लो इफ Q इक्वल्स टू 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1, यहाँ पर अगर हम Q की बात करें तो Q चार्ज है और T क्या है, टाइम इन सेकेंड, ठीक है। then find the value of current at t equals to 2 सेकेंड, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि लेट सपोज एक कंडक्टिंग वायर है हमारे पास और जिसमें जो चार्ज फ्लो हो रहा है और वो उसका फंक्शन दे रखा है f ऑफ t। तो बोल रहा है t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर करंट क्या होगी, ठीक है। पहली बात तो यहाँ से हमें सीधा सीधा पता चल रहा है कि t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि एक फिक्स टाइम के लिए हम निकालना चाह रहे हैं, मतलब एक इंस्टेंट टाइम के लिए हम करंट निकालना चाह रहे हैं। तो हम कौन सी करंट निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस करंट। और इंस्टेंटेनियस करंट क्या होती है, dq/dt। तो हमारे पास Q है, इसका dq/dt अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4t प्लस 3, ठीक है। और एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के लिए अगर हम निकालें करंट तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 प्लस 3, तो ये हो जाएगी कितनी, 8 प्लस 3 11 एम्पियर। करंट आ जाएगी 11 एम्पियर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें यहाँ से क्लियर हो गया कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी है,
क्यू गिवन है तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू हम डिफ्रेंशिएट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करें, मान लो हमें इस बार करंट गिवन है, करंट है टाइम का फंक्शन, लेट सपोज 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, ठीक है, ऐसा है। और जो यहाँ पर I है उसको हम बोल देते हैं, I को हम बोल देते हैं करंट है, करंट है, और t टाइम है। देन फाइंड करंट, देन फाइंड करंट, इसी को हम थोड़ा सेट कर रहे हैं, ठीक है। देन फाइंड करंट फ्रॉम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड टू t इक्वल्स टू 3 सेकेंड, ठीक है। तो ये कह रहा है कि हमारे पास एक करंट है जो टाइम का फंक्शन है। अब करंट टाइम का फंक्शन है, इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि करंट वेरिएबल है, करंट चेंज हो रही है टाइम के साथ में। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो करंट क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो करंट चेंज हो रही है और पूछा जा रहा है कि t इक्वल्स टू 2 सेकेंड टू t इक्वल्स टू 3 सेकेंड में करंट बतानी है। तो सिंपल सा यहाँ से हमें ये चीज़ समझ में आ रही है कि हमें क्या निकालना है, एवरेज वैल्यू निकालना है करंट की। 2 सेकेंड टू 3 सेकेंड तक एवरेज वैल्यू निकालनी है। अच्छा, किसी फंक्शन की एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं? मान लो हमारे पास में y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स होता है, तो इसकी एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, y एवरेज। तो वो निकालते हैं इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन डी एक्स, और कहाँ से कहाँ तक वो लिमिट जो भी दे रखी हो वो हम लगाकर और यहाँ पर किसी भी फंक्शन की एवरेज वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि करंट की एवरेज निकालनी है तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, ठीक है, dt इंटीग्रेशन अपॉन इंटीग्रेशन dt, और लिमिट कहाँ है, 3 सेकेंड टू और 2 सेकेंड टू 3 सेकेंड, सॉरी 2 to 3, 2 to 3, ठीक। तो इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3t क्यूब बाई 3, 3 से 3 कैंसिल, तो t क्यूब प्लस ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 2t, ठीक है, लिमिट 2 to 3 अपॉन 1 dt, यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम मान लेते हैं 1 है, 1 dt का इंटीग्रेशन t और लिमिट 2 to 3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो पहले अपर लिमिट रखेंगे तो 3 का क्यूब होता है 27 और 3 स्क्वायर होता है 9, और 3 यहाँ पुट करेंगे तो 3 इंटू 2 6, ठीक है, माइनस 2 का क्यूब होता है 8, उसके बाद में 2 का स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा कितना 4, और यहाँ 2 रखेंगे तो ये भी आ जाएगा 4, ठीक है, अपॉन, अपॉन में क्या है 3 माइनस 2, 3 माइनस 2। तो इसको देखें ये क्या बन के आ रहा है, 27 और 9 36, और 36 एंड 6 42, 42 माइनस 16, तो 42 माइनस 16 अगर हम करें तो ये हो जाएगा 6, और 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, ठीक है, 16 ही है ना, 8 8 16, तो 42 में से 16 को माइनस किया तो ये हो गया 3 माइनस 1 2, ठीक है। तो 26 अपॉन 1, तो ये हो गया 26 एम्पियर, ठीक है। ये हमने अपनी तरफ से ही बना लिया था क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि ये कहीं से हमने देखा है। तो कहने का मतलब है कि हम यहाँ से क्या देखना चाह रहे हैं, क्या सीखना चाह रहे हैं, हम ये सीखना चाह रहे हैं कि अगर कोई करंट टाइम का फंक्शन है तो उसका एवरेज कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि हम किसी फंक्शन का एवरेज निकालते हैं, वैसे ही हम करंट का या किसी भी फंक्शन का जो फिजिक्स में आएगा उसका एवरेज हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए ओके,
इसके बाद हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका करंट डेंसिटी का। तो ठीक है, क्वेश्चन इस टाइप से है। मान लो एक कंडक्टर है हमारे पास, एक हमारे पास कंडक्टर है, ठीक है। एक कंडक्टर है, ठीक है। रेडियल डायरेक्शन में अगर हम देखें तो जो करंट डेंसिटी है वो वेरिएबल है। लेट सपोज ये है जे नॉट आर अपॉन कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या है, इस पूरे कंडक्टर की रेडियस, और स्मॉल आर क्या है, ये डिस्टेंस। मतलब जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी वैसे वैसे करंट डेंसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब अगर हम देखें कि जो एक्सियल लाइन है इसकी, वहाँ पर करंट डेंसिटी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो जैसे जैसे रेडियल डायरेक्शन में हम आगे बढ़ेंगे तो करंट डेंसिटी भी बढ़ेगी। तो इसमें फाइंड करना है, फाइंड करंट फ्लो इन दिस वायर, है ना। फाइंड करंट फ्लो इन दिस वायर, ठीक है। तो क्या करने वाले हैं, सिंपल सी बात है। जब हमने, अगर इसको हम इस साइड से देखें, साइड व्यू देखें, तो ये हमें ऐसा दिखेगा, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। तो हमने कहा आर डिस्टेंस पर ये वेरिएबल है, आर डिस्टेंस पर। तो हमने आर डिस्टेंस पर एक एलिमेंट ले लिया जिसकी थिकनेस ले ली कितनी, डी आर, क्योंकि हम इसको इंटीग्रेशन से करने वाले हैं। तो हमने आर डिस्टेंस पर एक स्मॉल एरिया लिया, ठीक है। तो हम कहेंगे इसमें से जो करंट फ्लो हो रही है उसको हम निकाल लेते हैं, और उसके बाद में कंप्लीट निकालने के लिए 0 टू कैपिटल आर में क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो करंट क्या होती है, डी आई। तो डी आई निकालते हैं तो हमने देखा था जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। जे क्या है हमारे पास, अच्छा पहले अगर हम बात करें कि यहाँ पर करंट किस डायरेक्शन में है। अगर करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो जो जे है उसकी डायरेक्शन भी इधर ही होगी, ठीक है, करंट की डायरेक्शन में। और ये क्रॉस सेक्शन का एरिया वेक्टर भी किधर आएगा, इधर ही आएगा। मतलब जे वेक्टर और डी ए वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम होगी। तो अगर हम डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करें तो हम कह सकते हैं जे डॉट डी ए, जे डी ए कॉस थीटा और कॉस 0, जब एंगल दोनों के बीच में 0 है तो कॉस 0 1, तो इसको लिख सकते हैं जे डी ए, ठीक है, ये हो गया। और जे हमारे पास में है, क्या है, जे है हमारे पास जे नॉट आर अपॉन कैपिटल आर, और डी ए मतलब जो हमने एलिमेंट लिया है इसका एरिया। तो इसका एरिया कैसे निकालें, आर डिस्टेंस पर है तो 2 पाई आर इंटू डी आर। मतलब अगर हम इसको यहाँ से कट करके ऐसे खोलें तो ये ऐसे स्ट्रिप होगी, और जो इसकी लेंथ है वो कितनी है, 2 पाई आर, ठीक, 2 पाई आर, और ये थिकनेस क्या है इसकी, डी आर। तो एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर डी आर, 2 पाई आर डी आर, ठीक है। और कंप्लीट करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन जे नोड आर अपॉन आर इंटू 2 पाई आर डी आर, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, 0 टू कैपिटल आर, ठीक है। जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पर जे नोड कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, ठीक है, आर कांस्टेंट है, और आई थिंक आर स्क्वायर डी आर अंदर बचेगा, 0 टू कैपिटल आर। तो आई इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास में 2 पाई जे नॉट अपॉन आर, और ये हो जाएगा आर क्यूब बाई 3, और लिमिट 0 टू आर। तो यहाँ से करंट आ जाएगी 2 पाई जे नॉट अपॉन आर, और ये हो जाएगा आर क्यूब बाई 3 और -0, उसको हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया कितना, 2 पाई जे नॉट आर स्क्वायर अपॉन 3। ये हमारे पास में क्या आ गई, करंट फ्लो आ गई, ठीक है। कि इस कंडक्टर से कितनी करंट फ्लो हो रही है, वो हो रही है 2 पाई जे नॉट आर स्क्वायर अपॉन 3। क्लियर है। तो अब वेरिएबल कैसे भी दिया हो, हमें तो ये फंक्शन मिल जाएगा।
और फंक्शन मिल जाएगा तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, लिमिट रख देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे और ये आ जाएगा हमारे पास में करंट, ठीक है, ओके। इसके बाद में टॉपिक हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ वैसे हम पहले भी पढ़ते हैं, ठीक है, 10th क्लास में आता है ओम्स लॉ, बट इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा देखेंगे जो हमने वहाँ पर नहीं देखा है, ठीक है, ओके। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, तो ओम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये लॉ दिया तो नाम बन गया ओम्स लॉ, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक रेजिस्टेंस वायर ली, ठीक है, और एक बैटरी ली, ठीक है, और यहाँ पर सीरीज में एमीटर लगा रखा है करंट को मेज़र करने के लिए। लेट सपोज ये R है और ये पोटेंशियल है। हम देखना चाह रहे हैं कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कैसे होगा, ठीक है। उन्होंने क्या किया, पहले V1 पोटेंशियल रखा, यहाँ पर लेट सपोज करंट आ गई I1, भाई V1 पोटेंशियल रखा और करंट फ्लो होने लगी इस सर्किट में, और जो एमीटर है उसमें रीडिंग आ गई I1, ठीक है, ओके। V2 पोटेंशियल चेंज किया तो लेट सपोज करंट हो गई I2, V3 किया तो हो गई I3। ऐसे ही पॉइंट्स पे उन्होंने क्या किया, करंट को मेज़र किया, और उसके बाद इसके बीच में उन्होंने क्या बनाया, ग्राफ बनाया। क्या बनाया, V और यहाँ पर I, ठीक है, V और I। तो जब ग्राफ बनाया, ये जो हमारे पास पॉइंट्स आए, इन्होंने ग्राफ बनाया तो एक पॉइंट लेट सपोज यहाँ बना, दूसरा यहाँ बना, तीसरा यहाँ बना, और इन्होंने इन पॉइंट्स को आपस में मिलाया तो ये बन गई एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन बन गई, इससे ये क्लियर हो रहा है कि जो पोटेंशियल है और जो करंट है वो आपस में क्या है, वो आपस में है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो हाँ, सबसे पहला इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V, कि करंट जो है किसी भी सर्किट में फ्लो होने वाली करंट अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो ऐसा इन्होंने बताया, दैट इज, इसको हम लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल I, ठीक है। तो V इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, I R। भाई जब प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो सम कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पर कांस्टेंट है R, और R को बोलते हैं हम रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से R की वैल्यू निकालना चाहें तो ये आ जाएगा क्या, V अपॉन I, ठीक है, V अपॉन I। तो हमें ऐसा दिख रहा है फॉर्मूले से कि V को अगर हम बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, और करंट इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा हम सोच लेते हैं कि भाई ऐसा कुछ है, फॉर्मूला बन रहा है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो पोटेंशियल है जब इसको बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ जाएगा, और इन दोनों का रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। और जैसा कि हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि R इज ए प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, ठीक है, R क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। तो कभी भी इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना कि पोटेंशियल या करंट चेंज होगी तो रेजिस्टेंस चेंज होगा। रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो उन चीज़ों पे डिपेंड करता है, उसकी बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो ये है ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू IR, ठीक है, इसकी हम बात करेंगे आगे। चलिए, तो जनरल स्टेटमेंट देखा हमने ओम्स लॉ में क्या होता है, कैसे एक्सपेरिमेंट किया ओम ने, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में हम बात करते हैं कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर, कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा होता है। लेट सपोज ये हमारे पास में कोई कंडक्टर है,
ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, किसी भी पॉसिबल डायरेक्शन में जहां पर उन्हें पॉसिबल है उस डायरेक्शन में वो मूव करते रहते हैं, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो मूव करते रहते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने केटीजी में पढ़ा होता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, ठीक है। उसमें क्या होता है कि एक कंटेनर है और कंटेनर में गैस के पार्टिकल्स हैं और वो रैंडम डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, ठीक है। रैंडम डायरेक्शन में और कॉलिजन्स होते रहते हैं आपस में, इलास्टिक कॉलिजन, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने वहाँ पर देखी थी। तो वैसे ही बिल्कुल डिटो वैसा ही कॉन्सेप्ट है कि भाई यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन भी वैसे ही रैंडम डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। और इनकी अगर हम काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी निकालना चाहें तो देखो हम ये कहेंगे कि हाफ एम यू स्क्वायर, इनिशियल को अगर हम यू से मान रहे हैं, हाफ एम यू स्क्वायर, तो ये हम कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू, ये वैसा ही है जैसे उसमें होता है, मतलब 3/2 kT। और k क्या होता है यहाँ पर, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और T होता है रूम टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर होता है उस सिस्टम का वो। तो अगर हम इसको रूम टेम्परेचर पर देखें कि रूम टेम्परेचर पर कितना होगा, तो हमने देखा कि जो वेलोसिटी आई वो अप्रोक्सीमेटली 10⁶ मीटर पर सेकेंड, बहुत अच्छी खासी वेलोसिटी है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। u जो आई है 10⁶ मीटर पर सेकेंड, मतलब 10⁶ मीटर पर सेकेंड से इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि करंट क्या होती है, करंट इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ही तो बनता है, बट फिर भी हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो करंट है वो क्या है, जीरो है। आप कहोगे सर कैसे, इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहे हैं, चार्ज भी मूव कर रहे हैं, लेकिन करंट जीरो है, ठीक है। करंट जीरो क्यों है, क्योंकि यहाँ पर लेट सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन जिसकी वेलोसिटी u1 है, दूसरे की u2, u3, और ऐसे करते करते मान लो हमारे पास n है, तो लास्ट वेलोसिटी हो जाएगी un। और इन सब का वेक्टर सम, इन सब का वेक्टर सम क्या होगा, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कोई क्रॉस सेक्शन है, वहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ भी आ रहा होगा। मान लो कोई ऐसा क्रॉस सेक्शन इसमें लिया हमने, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो कोई इधर भी जा रहा होगा, कोई ऐसे जा रहा है तो कोई ऐसे भी जा रहा होगा। मतलब ये हुआ कि हर डायरेक्शन में कोई ऐसे जा रहा है तो कोई ऐसे भी जा रहा होगा इलेक्ट्रॉन। तो इसका हम ये कहेंगे कि नेट रिजल्टेंट जो वेलोसिटीज़ का सम जो आएगा वो क्या आएगा, वेक्टर सम, वो क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। या फिर हम ऐसे कहें इसको कि मान लो हमारे पास ये कंडक्टर है, ठीक है, हमने इसमें कुछ नहीं लगाया, ना पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, फिर भी हम देख पा रहे हैं इलेक्ट्रॉन तो फ्लो कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो हम इसको टच कर दें, अगर मान लो इसमें करंट आती इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो कंडक्टर को हम टच कर दे तो हमें करंट लगना चाहिए था, बट ऐसा तो नहीं होता। कंडक्टर के हम कांटेक्ट में रहते हैं कि अगर पावर कट है या फिर हम इसको सर्किट में कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगा रहे हैं, तो इसमें कोई करंट नहीं होता है, तो नेट चार्ज फ्लो जीरो होता है, ठीक है। या फिर ऐसा हो नहीं सकता कि हम एक कंडक्टर को ले लें और हम ये कहें कि इसमें रखे रखे भी करंट फ्लो हो रहा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर सम जो होगा वेलोसिटीज़ का, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का, वो क्या होगा, जीरो, ठीक है। अच्छा, इसमें इस कंडक्टर के लेटिस में अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन लेट सपोज यहाँ है, ये ऐसे गया और यहाँ इसने यहाँ टक्कर की, उसके बाद लेट सपोज ये ऐसे आया, यहाँ पे दूसरे इलेक्ट्रॉन से टक्कर की, फिर लेट सपोज ऐसे गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन से टक्कर की और फिर मान लो ऐसे गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन है इससे टकराने के लिए जा रहा है। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन कॉलिजन करते हैं, फिर आगे मूव करते हैं, और इस तरीके से मान लो ये इनिशियली ये चल रहा है। तो मान लो अगर हम ये कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन कॉलिजन करके यहाँ तक पहुँचा है, तो एक इलेक्ट्रॉन कोई भी यहाँ से यहाँ तक भी पहुँचा होगा, एक यहाँ से यहाँ गया तो एक यहाँ से यहाँ भी आया, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, उसका जीरो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम तो चाहते हैं कि करंट फ्लो हो,
हम तो चाहते हैं कि कंडक्टर में करंट आए, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि इसमें कोई रिजल्टेंट एक डायरेक्शन में फोर्स लग जाए, और फोर्स लग जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि इस डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो जब पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देंगे तो करंट फ्लो होने लग जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल सही है। तो हमने क्या किया, पहले रैंडम डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चल रहे थे, ठीक है, ठीक है। हमने क्या किया, हमें एक चीज़ दिमाग में आती है कि जब भी हम फोर्स की बात करते हैं कि किसी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स कितना लगेगा, तो हम कहते हैं कि भाई चार्ज पार्टिकल फोर्स लगाना है ना चार्ज पार्टिकल पर, तो आप क्या करो, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो उसको, तो उस पर फोर्स लग जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ, इस डायरेक्शन में क्या होने लगे, ड्रिफ्ट होने लगे। क्या होने लगे, ड्रिफ्ट होने लगे। अब ड्रिफ्ट का मतलब क्या है, ये कुछ ऐसा है जैसे मान लो ये पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाके कोलाइड हो रहा था, अब ये यहाँ नहीं पहुँचेगा क्योंकि इस पे लगातार इस तरफ फोर्स हो रहा है, तो ये यहाँ से लेट सपोज यहाँ तक पहुँचा, और फिर ये यहाँ से लेट सपोज यहाँ ना जाके इससे पहले यहाँ तक पहुँचा, और फिर ये यहाँ तक पहुँचा, और फिर ये यहाँ तक पहुँचा, ठीक है। मतलब जो पहले यहाँ से यहाँ जा रहा था, अब वो यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा ये इस तरफ क्या हो गया है, ड्रिफ्ट हो गया है। और ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं, ये सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ क्या होंगे, ड्रिफ्ट होंगे। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स जो लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो हम ये कह सकते हैं माइनस ई, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ठीक है। तो ये सब ठीक है। अगर हम एक्सेलरेशन निकालना चाहें तो हम कहेंगे फोर्स इक्वल्स टू ई है, तो एक्सेलरेशन वेक्टर यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस ई वेक्टर अपॉन एम। तो सारे चार्ज पार्टिकल जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, वो लेफ्ट साइड डायरेक्शन में, सॉरी है ना, लेफ्ट साइड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ड्रिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम पर्टिकुलर अगर हम बात करें कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और कुछ नहीं है कि जो भी एक इलेक्ट्रॉन अगर थोड़ा इधर ड्रिफ्ट हो रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहा है, तीसरा, तो सभी का जो ड्रिफ्ट है उस सब का एवरेज जो है उसको हम बोल देंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब सभी चार्ज पार्टिकल जितना जितना ड्रिफ्ट हो रहे हैं उतनी वेलोसिटी को अगर हम एवरेज ले लें तो वो हो जाएगा उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो लेट सपोज फर्स्ट जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन था, लेट सपोज उसकी वेलोसिटी थी u1 वेक्टर, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रॉन था, उसकी वेलोसिटी थी मान लो u2 वेक्टर। ऐसे करते करते nवा जो है उसकी वेलोसिटी है un वेक्टर। तो हम फर्स्ट के लिए अगर हम देखें ड्रिफ्ट, तो हम कहेंगे कि v1 वेक्टर जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से, मोशन की फर्स्ट इक्वेशन से, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो u प्लस ए कितना है, माइनस ई वेक्टर अपॉन m इंटू T1। अब ये T1 क्या है, T1 है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम मतलब यहाँ से अगर ये इसको टकराने के लिए जा रहा है, तो जब यहाँ से टक्कर की इसने यहाँ पर जस्ट, और टक्कर करने के बाद मतलब कोलिजन के बाद वो यहाँ से निकला, और इस टक्कर के बीच में, ये कोलिजन के बीच में जो ये टाइम लग रहा है इसको, इसी को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। या फिर आप ऐसा समझ लो जनरली कि भाई कोलिजन हो रहा है तो उस पर प्रेशर आ रहा है, और बीच में जब वो कोलिजन नहीं कर रहा है तो वो रिलैक्स है, तो यहाँ का जो टाइम है इसको बोल रहे हैं रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो ये फर्स्ट के लिए लेट सपोज T1 है। सेकंड के लिए निकालें तो सिमिलरली इसको हम लिख देंगे U2 प्लस माइनस ई अपॉन m इंटू T2 एंड सो ऑन। किसके लिए, Vn वेक्टर क्या लिख देंगे, Un वेक्टर प्लस माइनस ई वेक्टर अपॉन m इंटू Tn, ठीक है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी का एवरेज ले लेंगे।
तो ये अगर एवरेज लिखें या इसको हम डायरेक्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर प्लस एंड सो ऑन vn वेक्टर अपॉन n। ठीक है, उसके बाद में इनकी वैल्यूज़ पुट कर दो, u1 वेक्टर, या इसको हम अगर सबको सम करेंगे तो u1 वेक्टर प्लस u2, इनको सबको मैं अलग लिख रहा हूँ, u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस एंड सो ऑन un वेक्टर, ठीक है, अपॉन n प्लस उसके बाद में इन सब का सम हो जाएगा। ये यहाँ से देखो ई बाई एम सब में कॉमन आ रहा है, तो माइनस ई वेक्टर अपॉन एम, तो यहाँ बन जाएगा ये T1 प्लस T2 एंड सो ऑन Tn अपॉन n। ठीक है, और ये टर्म क्या होती है, ये टर्म तो हमें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का वेक्टर सम क्या होता है, 0 होता है, तो ये तो टर्म 0 हो गई। तो यहाँ पर ये Vd क्या बचा, Vd यहाँ पर आ गया हमारे पास Vd वेक्टर, ये आ गया माइनस ई वेक्टर अपॉन m, और इसको बोल देते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, सॉरी वेक्टर नहीं आएगा इस पर, तो ये है जो टॉ, इसको बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, अगर इसको मैग्नीट्यूड में लिखें तो हम कहेंगे Vd इक्वल्स टू हो जाएगा ई टॉ बाई एम। ये आ जाती है हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, कितनी वेलोसिटी से कोई भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे ड्रिफ्ट हो रहा है। ठीक है, ये आ गई हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है वो पोटेंशियल डिफरेंस से लगाया है हमने। ठीक है, ये ध्यान रहे, मतलब कुछ ना कुछ हमने पोटेंशियल यहां पर अप्लाई किया है, और पोटेंशियल जो है V, अगर हम देखें कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा तो वो होता है V अपॉन L। ठीक है, ध्यान रहे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है ये किसी पोटेंशियल से लगाया है हमने। ठीक है, पोटेंशियल से लगाया है, और अगर हम पोटेंशियल से ना लगाते, अगर हम पोटेंशियल से ना लगाते और डायरेक्ट हम किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते तो क्या होता, तो यहाँ पर करंट फ्लो तो होती बट कुछ प्रॉब्लम आती। कैसे, थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं हम कि लेट सपोज हमारे पास में कंडक्टर है, ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शन में चल रहे हैं सभी। ठीक है, और हमने क्या किया, यहाँ से एक्सटर्नली इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से क्या होगा, इस पर फोर्स लगेगा और ये इस तरफ मूव करने लगेंगे, और फाइनली ये सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ सब पर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी से क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और जैसे ही नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज सारा यहाँ इकट्ठा हो गया, उसके बाद में करंट 0। मतलब कुछ टाइम के लिए, एक मतलब थोड़े से टाइम के लिए करंट फ्लो होगी और फिर देन 0। तो हमें तो लगातार करंट फ्लो करवानी है, तो हमें इसको एक सर्किट में कंप्लीट करना होगा कि भाई यहाँ पे चार्ज रुके ही ना, फ्लो करके वापस चला जाए। तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको पोटेंशियल डिफरेंस लगाकर और फिर हमने क्या किया है, यहाँ पर करंट फ्लो करवाई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो लगाया है वो पोटेंशियल डिफरेंस से लगाया है। ठीक है, ना कि हमने डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। डायरेक्ट लगाते तो यहाँ पर एक मतलब माइक्रो सेकंड के लिए करंट आता, उसके बाद में वापस 0। तो वो कंडीशन हमने यहाँ पर समझ ली। ठीक है, कि भाई करंट जो होगा वो कैसे लगाना है, मतलब पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना है पोटेंशियल डिफरेंस से। ओके, तो अगर हम बात करें करंट की कि कंडक्टर्स में करंट कितनी फ्लो होती है, मान लो ये हमारे पास में कंडक्टर है, ठीक है, और n क्या है, n यहाँ पर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको हमने मान लिया वो है स्मॉल n। लेट सपोज ये एरिया कैपिटल A है और ये लेंथ जो है वो है स्मॉल l। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो हम बात करें कि अगर हम इसमें
इसको पोटेंशियल डिफरेंस में लगा दें, इसको पोटेंशियल डिफरेंस में लगा दें, तो इसमें जो करंट फ्लो होगी, है ना, करंट फ्लो होगी, ऐसे करंट फ्लो होगी, तो करंट फ्लो की वैल्यू क्या होगी? तो हमने कहा कि सर करंट जो होती है वो होती है चार्ज फ्लो रेट, मतलब चार्ज फ्लो अपॉन टाइम, ठीक है। तो कहीं से हमें चार्ज मिल जाए कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, और टाइम मिल जाए कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लग रहा है, तो हम करंट निकाल सकते हैं। अब चार्ज कैसे निकालें? हम कहें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम में है n, तो हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंप्लीट वॉल्यूम, कंप्लीट वॉल्यूम। तो कंप्लीट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो हो जाएंगे, हम कहेंगे n मल्टीप्लाई कंप्लीट वॉल्यूम क्या है, a इंटू एल। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और अगर हम कहेंगे टोटल चार्ज या चार्ज की बात करें, तो वो हो जाएगा NaL, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E है, तो टोटल चार्ज हो जाएगा NaLe, ठीक है। टाइम कैसे निकालें? तो हमने कहा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर तक मूव कर रहा है, हम इसी कंडक्टर की स्टडी कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि अगर ये यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है तो इसको कितना टाइम लगेगा? तो हमने कहा भाई ये तो कॉलिजन करते हुए जा रहा है और सब इलेक्ट्रॉन कॉलिजन करते हुए जा रहे हैं, तो हम कैसे निकालें इसका टाइम? तो हमने कहा देखो, एक चीज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर हमें एवरेज वेलोसिटी मिल जाए तो काम चल जाएगा। अगर एवरेज वेलोसिटी मिल जाए तो काम चल जाएगा कि एवरेज वेलोसिटी से L डिस्टेंस चलना है, तो क्या हो जाएगा, टाइम आ जाएगा, है ना। तो हम कहेंगे कि टाइम कितना होगा कि भाई एवरेज वेलोसिटी जो है उससे चल रहा है, मतलब L अपॉन V एवरेज। और V एवरेज तो हम पहले भी निकाल चुके हैं। V एवरेज क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो टाइम क्या हो जाएगा, L अपॉन VD, टाइम हो जाएगा L अपॉन VD। तो यहाँ से ये चार्ज को पुट किया NaLe, और यहाँ से ये आ गया L अपॉन VD, तो यहाँ से L से L कैंसिल हो गया, तो ये I इक्वल्स टू हमारे पास बन गया NeAVD, ठीक है। तो एक तरह से ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में रिलेशन भी आ गया, और यहाँ से हमें करंट के बारे में पता चल गया, करंट कितनी फ्लो हो रही है किसी कंडक्टर से, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म की, क्योंकि हमारे पास देखो करंट भी आ चुका है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी आ चुकी है, तो हम अब बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म क्या होती है, ठीक है, ओम्स लॉ की। तो देखिए हमारे पास करंट क्या आया है, करंट आया है NeAVD, और VD जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला बना था वो क्या बना था हमारे पास, EE टॉ अपॉन M, ठीक है। अगर इन दोनों फॉर्मूले को कंबाइन करें तो ये क्या हो जाएगा, VD की वैल्यू पुट कर दें तो I इक्वल्स टू हो जाएगा ये NeA EE टॉ बाई M, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें कि हमें E इक्वल्स टू अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा M अपॉन NE स्क्वायर, ये E और E स्क्वायर हो जाएगा A, है ना, M अपॉन NE स्क्वायर A, ठीक है, इंटू I, अच्छा टॉ भी है, टॉ इंटू I। तो कुछ ओम्स लॉ की तरह दिख रहा है, बट हम अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हमारे पास जो कंडक्टर था हम कह रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E है, और E क्या होता है, V बाई एल। अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है तो V बाई एल, तो इसको अगर हम V बाई एल लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, NE स्क्वायर A टॉ I, तो ये आ जाएगा V इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा ML अपॉन NE स्क्वायर A टो इंटू I। तो ये देखो वही बन गया V इक्वल्स टू आई आर जैसा, V इक्वल्स टू आई आर। कहने का मतलब ये है कि ये कुछ भी है, ये सारा मिला के क्या है, ये R है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई, क्या आ गई, ML अपॉन NE स्क्वायर A
ए टो, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अच्छा, रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पर, एरिया पर, लेंथ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो हमने कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, रो एल बाई ए, और यहाँ जो रो होता है इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। तो इसका मतलब यहाँ पर देखो एल बाई ए को अगर हम रख दें तो ये जो बना हमारे पास एम, ये रो हो जाएगा एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो, ये हमारे पास रेजिस्टिविटी हो जाएगी। तो हमें रेजिस्टेंस के बारे में पता चल गया, रेजिस्टिविटी के बारे में पता चल गया। अच्छा, और अगर हम बात करें यहाँ पर रेजिस्टेंस का इन्वर्स ये होता है जी, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन आर। तो यहाँ से 1 अपॉन आर कर देंगे, मतलब ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा एन ई स्क्वायर ए टो अपॉन एम एल। और ऐसे ही अगर हम देखें रेजिस्टिविटी है तो कंडक्टिविटी होता है सिग्मा, कंडक्टिविटी, और ये होता है 1 अपॉन रो, ठीक है। और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास एन ई स्क्वायर टो अपॉन एम, इसका इनवर्स, ठीक है। ये हो जाएगी रेजिस्टिविटी, ओके। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करें, यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले में अगर हम देखें, इस वाले फॉर्मूले को सेट करना चाह रहे हैं हम, तो ये E इक्वल्स टू क्या बन रहा है, देखो m अपॉन एन ई स्क्वायर टो, m अपॉन एन ई स्क्वायर टो, तो ये तो बन गया रेजिस्टिविटी। और I अपॉन ए, करंट अपॉन एरिया, ये तो होता है करंट डेंसिटी J। और अगर हम यहाँ से ऐसे लिखें J इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन रो इंटू E, या फिर हम इसको ऐसा लिखें कि J इक्वल्स टू सिग्मा E, ठीक है, J इक्वल्स टू सिग्मा E। और वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, J वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा इंटू E वेक्टर। इसी को हम बोलते हैं, यही फॉर्म है हमारे पास में माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म और वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। तो यहाँ तक का लेक्चर आज हमने कवर किया कि हमने यहाँ पर डेंसिटी, करंट, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जाना, उसके बाद में हमने डेंसिटी के बारे में जाना, फिर हमने ओम्स लॉ को देखा, ठीक है। उसके बाद में हमने मोशन को देखा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को देखा, ठीक है, कंडक्टर में करंट को देखा, उसके बाद में हमने माइक्रोस्कोपिक और वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ निकाला, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।